नमस्कार। आज का हमारा मिशन थोड़ा संक्षेप में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नमस्कार। हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के कुछ सबसे जरूरी अनुच्छेदों की सूची है। और आज हम इनका एक तेज पुनरीक्षण करने वाले हैं, मतलब एक क्विक रन थ्रू। बिल्कुल। आज हम गहराई में नहीं उतरेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इन मुख्य अनुच्छेदों की याद ताजा हो जाए। हाँ, क्योंकि ये संविधान की रीढ़ की हड्डी की तरह है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 1 से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। हाँ, और ये संघ यानी यूनियन शब्द यहाँ बहुत अहमियत रखता है। ये दिखाता है कि भारतीय संघ मतलब राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, अच्छा, और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। सही कहा। फिर अनुच्छेद 2, ये संसद को शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है। हाँ, नए राज्य। और अनुच्छेद 3, वो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव करने की संसद की शक्ति से जुड़ा है। नाम बदलना, सीमा बदलना, ये सब। और अनुच्छेद 4, ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये संघ की संरचना और उसके लचीलेपन को आप कह सकते हैं परिभाषित करता है कि कैसे जरूरत पड़ने पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। नागरिकता, हाँ। संविधान के ये अनुच्छेद मुख्य रूप से इस बात से जुड़े थे कि 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के दिन, कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ था, लोग आ जा रहे थे, तो स्थिति थोड़ी जटिल थी। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो, और या तो वो खुद या उसके माता पिता भारत में जन्मे हों, या वो 5 साल से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वालों की नागरिकता से जुड़े थे। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में था। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 सबसे महत्वपूर्ण है इस भाग में। यह संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके कानून बनाया भी है ना? नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा, यानी कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाए। और नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताता है। स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली, या सरकार द्वारा वंचित किया जाना, कुछ खास स्थितियों में जैसे धोखाधड़ी या संविधान का अनादर। अब आते हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक, भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार बिल्कुल बहुत जरूरी। ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य के खिलाफ मिले हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। हाँ, कि राज्य क्या है, जिसमें सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और अन्य स्थानीय या सरकारी प्राधिकरण शामिल हैं। और ये परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार इन्हीं राज्य के कृत्यों के विरुद्ध लागू होते हैं। सही। अनुच्छेद 13 भी इसी कड़ी में आता है। वो कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान से पहले का हो या बाद का, अगर मौलिक अधिकारों से असंगत है तो शून्य होगा। हाँ, तो वो उस हद तक शून्य होगा। ये मतलब न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार बनता है। बिल्कुल। फिर आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। कोई भेदभाव नहीं। और अनुच्छेद 16 वो सरकारी नौकरियां यानी लोक नियोजन के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। अवसर की समानता। हालांकि इसी अनुच्छेद में राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी दी गई है। हाँ, ये भी है। और सामाजिक समानता की दिशा में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है। बिल्कुल खत्म। और उसका किसी भी रूप में आचरण
निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा अन्य उपाधियां दिए जाने पर रोक लगाता है। हाँ, सिर्फ सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां, तो ये सब समानता के अधिकार को मजबूत करते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है। हाँ, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 19 सबसे प्रमुख है, बिल्कुल। जो नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है ना? बिल्कुल हाँ। फिर शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। हाँ, लेकिन इन पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो तो है। और ये स्वतंत्रताएं मतलब लोकतंत्र का आधार हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अच्छा, जैसे किसी को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ओके। और फिर अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा व्याख्यायित अनुच्छेदों में से एक है। लगता तो है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और कई अन्य अधिकारों को शामिल माना है। ये एक तरह से जीवन के अधिकार का महासागर बन गया है। सही कहा। इसी में बाद में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। हाँ, 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। शिक्षा का अधिकार। फिर अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण देता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने और वकील से सलाह लेने का अधिकार शामिल है। हाँ, और निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान भी इसी में है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। हाँ। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। बाल श्रम निषेध। बिल्कुल। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है, मतलब सामूहिक स्वतंत्रता। अच्छा, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों? हाँ। और अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कर मुक्त। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक लगाता है। ये सभी मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करते हैं। सही है। इसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ, माइनॉरिटीज के लिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अंत में इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल। क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। हाँ, वो 5 तरह की रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमिस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेक्षण, सर्शियोरारी और अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। बिल्कुल। यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि अनुच्छेद 31 जो पहले संपत्ति का अधिकार था, हाँ, वो हटा दिया गया। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब यह अनुच्छेद 300 क के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये थे मौलिक अधिकार। अब रुक करते हैं भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी DPSP, अनुच्छेद 36 से 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, अनुच्छेद 36 में फिर से राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में थी। हाँ। और अनुच्छेद 37 एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, ये सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते।
अच्छा, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, गैर न्यायोचित। लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक तरह से राज्य के लिए नैतिक निर्देश है। नैतिक निर्देश, ठीक है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। वेलफेयर स्टेट। अनुच्छेद 39 कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बताता है, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य के लक्ष्य तय करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन हाँ, पंचायत। और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनाने का निर्देश देता है। ये गांधीवादी विचारधारा का प्रतिबिंब है। अनुच्छेद 41 कुछ स्थितियों में, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। राइट टू वर्क कुछ दशाओं में। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं और मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये सब मिलकर एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को दर्शाते हैं। सही। अनुच्छेद 44 काफी चर्चा में रहता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। यूसीसी, हाँ। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश देता है, खासकर गायों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा उनके वध पर रोक लगाने के लिए। इसी तरह अनुच्छेद 48 क जो बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, पर्यावरण संरक्षण, हाँ, तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का कर्तव्य बताता है। राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण। फिर अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। बिल्कुल। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने। अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। तो ये निदेशक तत्व शासन के लिए एक व्यापक खाका प्रदान करते हैं। हाँ, भले ही वे कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो। इसके ठीक बाद आता है भाग 4 क, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51 क, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। हाँ। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो शिक्षा वाला है ना? हाँ। 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। हाँ, वही। हाँ, ये नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वगैरह वगैरह। मौलिक अधिकारों की तरह ये भी आमतौर पर गैर न्यायोचित हैं। ठीक है। अब आते हैं सरकार के ढांचे पर। भाग 5 संघ यानी द यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये काफी बड़ा भाग है। हाँ, केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी, जो केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित है। शुरुआत होती है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, एग्जीक्यूटिव पावर। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है। कौन वोट देगा? हाँ, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी 5 वर्ष के बारे में है। 57 बताता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, री इलेक्शन। हाँ। 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं बताता है। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु,
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। क्वालिफिकेशंस। हाँ। 59 पद की शर्तें हैं। 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और अनुच्छेद 61। महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। सही। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, हालांकि वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। हाँ, इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अनुच्छेद 65 बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और 69 उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। अच्छा, अब केंद्र की कार्यपालिका के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पर आते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति देता है, सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति। पार्डनिंग पावर। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है। हाँ, 44th संशोधन के बाद। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता की होती है। हाँ, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान करता है। सरकार का वकील। हाँ, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होता है। ठीक, अब संसद की बात करते हैं। संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इज इक्वल टू संसद। हाँ। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें 12 मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स। और 81 लोकसभा की संरचना बताता है, अधिकतम 550 सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए। हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करने और लोकसभा को भंग यानी डिसोल्यूशन करने की शक्ति देता है। सेशन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस के बारे में है। हाँ, जो हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में होता है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 88 पर। ये मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अधिकारों से जुड़ा है। हाँ, क्या अधिकार है इनके पास? देखिए, उन्हें अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, सदनों की जॉइंट सिटिंग में भी, या किसी संसदीय समिति में जिसके वो सदस्य नामित हों। लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता, जहां तक मुझे याद है। कम से कम महान्यायवादी को तो नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मंत्री तो सदस्य होते हैं इसलिए वोट देते हैं, लेकिन महान्यायवादी क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते, वो केवल बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। अब सदनों के अधिकारियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 89 और 93। जी, अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। और लोकसभा में? लोकसभा में अनुच्छेद 93 के तहत सदन अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनता है। और इनका पद खाली कैसे होता है? मतलब त्यागपत्र या हटाया जाना? ये अनुच्छेद 90 और 94 में है शायद। हाँ, अगर कोई उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। और त्यागपत्र? त्यागपत्र का तरीका भी तय है। राज्यसभा के उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन लोकसभा में थोड़ा अलग है। कैसे? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। अच्छा,
ये दिलचस्प है। और इन्हें हटाया भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। संबंधित सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। प्रक्रिया है पूरी। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वो खास बात क्या है जब लोकसभा भंग हो जाती है? हाँ, अनुच्छेद 94 में एक प्रावधान है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ते जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। इससे सदन के सचिवालय और कामकाज में एक निरंतरता बनी रहती है। समझ गई। और अगर अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित हो तो अनुच्छेद 91 और 95 लागू होते हैं। अगर सभापति या अध्यक्ष का पद खाली है या वो अनुपस्थित हैं, तो उपसभापति या उपाध्यक्ष उनके काम करते हैं। और अगर वो भी ना हो? तो फिर सदन द्वारा तय किया गया कोई सदस्य या विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। अच्छा, एक और जरूरी नियम है अनुच्छेद 92 और 96 में, जब किसी अधिकारी को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, पीठासीन नहीं हो सकते, भले ही वो सदन में मौजूद हों। लेकिन वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, वो बोल सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और सामान्य सदस्य की तरह वोट भी दे सकते हैं, प्रथम दृष्टया। लेकिन वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। जब मत बराबर होते हैं तब पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत डालते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो ये अधिकार खो देते हैं। और राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति के मामले में तो अगर उन्हें हटाने का प्रस्ताव है तो उन्हें वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं होता। ठीक है, अब जल्दी से कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं। 97, 98, 99, वेतन भत्ते, सचिवालय और शपथ। जी, अनुच्छेद 97 कहता है कि इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद कानून बनाकर तय करेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, दूसरी अनुसूची के हिसाब से मिलेंगे। और सचिवालय? अनुच्छेद 98, हर सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होगा। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद तय करेगी। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 99? शपथ के बारे में, हाँ, हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है और उस पर साइन करने होते हैं। संसदीय कार्रवाई से जुड़े कुछ और अनुच्छेद देखते हैं। हाँ। अनुच्छेद 100, सदनों में मतदान, गणपूर्ति यानी कोरम, हाँ, 1/10 सदस्य। और अध्यक्ष या सभापति के निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट के बारे में है, जो केवल मत बराबर होने की स्थिति में दिया जाता है। टाई ब्रेकर। अनुच्छेद 108 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कुछ स्थितियों में जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, डेडलॉक हो जाए, हाँ, तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाने की अनुमति देता है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयकों यानी मनी बिल्स के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें केवल सिफारिशें दे सकती है, वो भी 14 दिन में। सही। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति यानी असेंट से संबंधित है। हाँ, राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, रोक सकता है या धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो पावर्स। ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं। बजट, हाँ, इसे हर साल राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखवाया जाता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों यानी फाइनेंस बिल्स के बारे में विशेष प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। हाँ, संसद का सत्र न चल रहा हो, ये अध्यादेश कानून की तरह ही प्रभावी होते हैं, लेकिन इन्हें संसद के पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना होता है। ये एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। बिल्कुल, जिसका उपयोग जरूरी परिस्थितियों में किया जाता है। अच्छा, अब न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसका मतलब है कि इसके निर्णयों का साक्षिक मूल्य होता है और ये अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति देता है। अपने फैसले बदल सकता है। अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है? नहीं, बाध्यकारी नहीं। और अनुच्छेद 148 CAG, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करता है। पब्लिक पर्स का गार्डियन। ठीक है, तो ये था भाग 5 यानी संघ का ढांचा। अब भाग 6 राज्य यानी 10 स्टेट्स, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये काफी हद तक भाग 5 का ही प्रतिबिंब है, बस राज्य स्तर पर। हाँ, लगता तो है। अच्छा, फिर आता है अनुच्छेद 153। ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसी में ये भी है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। हाँ, कुछ वैसा ही। अनुच्छेद 154 यही कहता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, वो राज्यपाल में निहित होगी। हालांकि व्यवहार में वो ये शक्ति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही इस्तेमाल करते हैं, पर संवैधानिक प्रमुख वही है, सारी कार्यवाही उन्हीं के नाम पर होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि राज्यपाल नियुक्त कैसे होते हैं? क्या इनका कोई चुनाव होता है? नहीं, चुनाव नहीं होता। अनुच्छेद 155 साफ कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा। और कौन बन सकता है राज्यपाल? क्या योग्यताएं चाहिए? इसके लिए अनुच्छेद 157 है। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहला, वो भारत के नागरिक हों, और दूसरा, उनकी उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। बस यही 2 मुख्य योग्यताएं यही हैं। वैसे कुछ परंपराएं भी हैं, जैसे कि वो उस राज्य के निवासी न हो जहां उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, या नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए, पर ये संविधान में लिखी शर्तें नहीं है। अच्छा, और कार्यकाल कितने समय के लिए बनते हैं राज्यपाल? सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का होता है। ये अनुच्छेद 156 में लिखा है। लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, या फिर वो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कार्यकाल निश्चित नहीं है पूरी तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अनुच्छेद 158 कुछ और शर्तें बताता है, जैसे कि राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, और अगर कोई सदस्य नियुक्त हो भी जाता है तो जिस दिन वो राज्यपाल का पद संभालेंगे उस दिन से उनकी सदस्यता खत्म मान ली जाएगी, और वो कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते। ठीक है, और पद संभालने से पहले शपथ भी लेते होंगे? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। ये शपथ उन्हें उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हो वो दिलाते हैं। इसमें वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति देता है, जैसे राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में थी। हाँ, पर यह राष्ट्रपति की शक्ति से कुछ मामलों में सीमित है। जैसे मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ एक पैटर्न है वैसे। 72 + 89 = 161। अरे वाह। ये पैटर्न कई जगह देता है। हाँ, कई जगह। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। जैसे केंद्र में 74। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा के बारे में है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। बिल्कुल वही पैटर्न। अब राज्य विधानमंडल की बात। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान करता है। लेजिस्लेचर्स। कुछ राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, द्विसदनीय, जबकि ज्यादातर में 1 सदनीय यानी सिर्फ विधानसभा है। अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या उसे समाप्त करने की शक्ति देता है। लेकिन तभी अगर उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करे। हाँ, राज्य की सिफारिश पर। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना बताता है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने,
सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 85 था। वही पैटर्न फिर से। हाँ, राज्य स्तर पर भी वित्तीय और विधायी प्रक्रियाएं केंद्र जैसी ही है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित है। जैसे केंद्र में 111 था। बिल्कुल, राज्यपाल सहमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा पावर है। अनुच्छेद 202 राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट से संबंधित है। जैसे केंद्र में 112। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है, जैसे केंद्र में 117। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए 123 था। हाँ, जब विधानमंडल सत्र में न हो। और राज्य न्यायपालिका में अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 था। सही। और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की बहुत व्यापक शक्ति देता है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी। हाँ, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 के तहत रिट शक्ति से भी व्यापक है। अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट्स। सही कहा। तो ये था राज्य सरकार का ढांचा। इसके बाद आता है भाग 7, जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से संबंधित था। हाँ, उसे निरस्त कर दिया गया था। हाँ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त यानी रिपील कर दिया गया था जब राज्य पुनर्गठन हुआ था। तो ये अब प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल, ये अब इतिहास का हिस्सा है, यानी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। यूटीज। अनुच्छेद 239 इनके प्रशासन के बारे में बताता है, जो आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली और पुदुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं और मंत्रिमंडल भी हैं, जिनके लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, फिर आते हैं भाग 9, 9क और 9ख। ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन थे ये। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73rd संशोधन पंचायतें। इसी तरह भाग 9 क अनुच्छेद 243 से 243 ZG नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। इसे 74th संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। और भाग 9 ख वो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT इसे 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 और 244A शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अनुच्छेद 244 इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। हाँ, इन क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कवर करता है। हाँ, अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार क्षेत्र को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 246 विधायी विषयों का वितरण 3 सूचियों में करता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहीं पर अनुच्छेद 246 का भी आता है, जिसे जीएसटी लागू करने के लिए जोड़ा गया। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो संघ और राज्यों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स संसद को देता है, जो किसी लिस्ट में नहीं है, वो केंद्र के पास। हाँ, अनुच्छेद 249 एक विशेष प्रावधान है। ये राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की शक्ति देता है। राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा कहे। हाँ, विशेष बहुमत से।
अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इमरजेंसी में। प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद 256 से 261 तक केंद्र और राज्यों के दायित्वों और सहयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नदी जल विवाद। और अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्य परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल स्थापित करने की शक्ति देता है। ओके। इसके बाद भाग 12 आता है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 का तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी वगैरह। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नो टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और राज्यों की संचित निधियों का प्रावधान करता है, जहां सारा पैसा जमा होता है। हाँ, जिसमें सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जमा होते हैं और सभी व्यय इसी निधि से किए जाते हैं। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड का प्रावधान करता है। इमरजेंसी फंड जैसा। हाँ, जिसका उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड देने का प्रावधान करता है। ग्रांट्स। अनुच्छेद 279 क जीएसटी लागू होने के बाद बना, जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है। हाँ, जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देती है। और अनुच्छेद 280 एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। और इसका काम ये केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सिद्धांतों पर सिफारिशें देता है। टैक्स बंटवारा। और इसी भाग में अनुच्छेद 300 क है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी। जैसा हमने पहले चर्चा की, ये अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वित्तीय संबंधों के बाद सेवाएं आती हैं। हाँ, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323 तक। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अनुच्छेद 309 केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी अपनी सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को पद से हटाने या पदावनित करने के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। सेफगार्ड्स। और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मतलब भारतीय वन सेवा। हाँ, फॉर सर्विस। इन सेवाओं की भर्ती केंद्र द्वारा होती है, लेकिन ये केंद्र और राज्यों दोनों के अधीन काम करते हैं और इनके सृजन या उन्मूलन का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अच्छा, ये खास बात है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एसपीएससी के गठन का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये आयोग सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। ये सेवाएं देश के प्रशासन की रीढ़ है। बिल्कुल। अब लोकतंत्र के एक और महत्वपूर्ण पहलू निर्वाचन पर आते हैं। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शंस। अनुच्छेद 324 से 329 तक। इलेक्शंस तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है। हाँ, जिस पर संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अनुच्छेद 325 कहता है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई अपात्र नहीं होगा। नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, हम्म, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। बिल्कुल। इसके बाद कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है। स्पेशल प्रोविजंस। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ। अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। रिजर्वेशन इन लोकसभा। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में
SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज। हाँ, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के गठन का प्रावधान करता है। हाँ, NCBC। ये आयोग इन वर्गों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 331 और 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण के प्रावधान को, हाँ, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, उसे 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हाँ, ये एक हालिया बदलाव है। अच्छा, अब भाषा संबंधी प्रावधानों पर आते हैं। भाग 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। हाँ, लेकिन साथ ही सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। ये भाषा संबंधी जटिलताओं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपातकालीन प्रावधानों पर। भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 से 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस ये असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान करता है। हाँ, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति था, जिसे 44वें संशोधन से बदला गया। सशस्त्र विद्रोह ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का प्रावधान करता है। हाँ, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, इस स्थिति में राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य का शासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। इसका प्रयोग काफी विवादास्पद रहा है। हाँ, रहा तो है, लेकिन ये राज्यों में व्यवस्था बहाल करने का एक उपकरण माना जाता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों सहित। अच्छा, सौभाग्य से भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये आपातकालीन शक्तियां संविधान का एक महत्वपूर्ण यद्यपि विवादास्पद हिस्सा है। बिल्कुल। अंत में हम पहुंचते हैं भाग 20 पर, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, 368। हाँ, ये संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। संविधान संशोधन 3 तरीकों से हो सकता है। कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, पर वो तकनीकी रूप से अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन नहीं माने जाते। अच्छा। अधिकांश प्रावधान संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। और कुछ प्रावधान जो संघीय ढांचे से संबंधित है, उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो ये प्रक्रिया संविधान को न तो बहुत कठोर बनाती है और न ही बहुत लचीला। बिल्कुल एक संतुलन है। ये बदलती जरूरतों के अनुसार संविधान को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है, साथ ही इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा भी करती है। अच्छा, फिर वो जो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, हाँ। उनका क्या? वो भाग 21 में आते हैं शायद। हाँ, भाग 21 इसमें अस्थायी मतलब टेम्परेरी और कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे अनुच्छेद 369 को ही लें। हाँ, उसमें क्या है? उसमें संसद को कुछ समय के लिए वो विषय जो राज्यों के होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, खास परिस्थितियों में। अच्छा। और वो अनुच्छेद 371 जिसके बारे में काफी सुना है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, कई राज्यों का जिक्र है उसमें। हाँ, अनुच्छेद 371 बहुत अहम है। देखिए, भारत में कितनी विविधता है, तो ये अनुच्छेद कुछ राज्यों की, आप कह सकती हैं, अनूठी जरूरतों का ध्यान रखता है। जैसे कि कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे नागालैंड के लिए वहाँ के जो पारंपरिक कानून हैं उनकी रक्षा के लिए, या महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ पिछड़े इलाके हैं
विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उनके विकास के लिए अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब हर राज्य की अपनी अलग वजह है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना संवेदनशील है अलग-अलग जरूरतों को लेकर। और क्या ये हमेशा के लिए है ये प्रावधान? जरूरी नहीं, नामी है विशेष उपबंध। कई बारी अस्थायी होते हैं, जरूरत पूरी होने पर या हालात बदलने पर इन्हें बदला या हटाया भी जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 370 के साथ हुआ। हाँ, वो तो अब हटा दिया गया। सही। इसी भाग 21 में और भी चीजें हैं, जैसे पुराने कानूनों को जारी रखने की बात, अनुच्छेद 372, या राष्ट्रपति को शुरुआती दिक्कतें दूर करने की शक्ति, 372 ए, 392, ताकि शासन चलता रहे बिना रुकावट के। ओके। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ अनुच्छेद तो अब हटा ही दिए गए हैं, निरस्त। 379 से 391 तक शायद। हाँ, वो निरस्त कर दिए गए हैं। वो ज्यादातर संविधान लागू होने के ठीक बाद के, मतलब संक्रमण काल के इंतजाम थे। अब उनकी जरूरत नहीं रही तो हटा दिए गए। समझ गया। तो संविधान में बदलाव हो गया, विशेष इंतजाम हो गए, कुछ हटाए गए हिस्से भी देख लिए। अब अंत में क्या है, समापन कैसे होता है? वो है भाग 22। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस औपचारिक चीजें हैं। जैसे अनुच्छेद 393, जो बताता है कि संविधान का नाम भारत का संविधान है, छोटा नाम। हम्म। फिर 394 बताता है कि लागू कब हुआ, अच्छा। और वो हिंदी वाले पार्ट का भी कुछ है। हाँ हाँ, अनुच्छेद 394 ए ये कहता है कि संविधान का हिंदी में अनुवाद होगा और वो भी उतना ही प्रामाणिक, मतलब ऑथोरिटेटिव माना जाएगा। बढ़िया। और आखिरी अनुच्छेद 395? अनुच्छेद 395 वो बस पुराने कानूनों को खत्म करता है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिनके तहत आजादी से पहले या ठीक बाद काम चल रहा था। तो एक तरह से ये पुराने सिस्टम को अलविदा कहकर नए संवैधानिक युग की शुरुआत है। तो ये थी हमारे संविधान के आखिरी पन्नों की कहानी। कैसे ये खुद को बदलता है, कैसे विशेष जरूरतों का ध्यान रखता है और कैसे इसका औपचारिक समापन होता है। बिल्कुल। ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना व्यापक और दूरदर्शी है। ये सच में एक जीवंत